तुम लोग भी हमेशा से इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अभी तक इंडिकेटर्स यूज करते हैं एंड उसके बाद भी वो अनप्रॉफिटेबल है। ऐसा क्यों? इतने बहुत लोग RSI, मैकडी या फिर बॉलिंजर बैंड जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं बट उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि इंडिकेटर क्यों यूज नहीं करने चाहिए एंड उसके बाद अगर तुम इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताने वाला हूँ कि चार्ट पे एक्चुअली काम क्या करता है। लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी खुद की स्टोरी कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करता था बट मैंने वो इंस्टेंटली यूज़ करने बंद कर दिया है, क्यों। एंड सेकंड की इंडिकेटर यूज़ करने वाले एक्चुअली में अनप्रॉफिटेबल क्यों है। एंड थर्ड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या यूज़ करना चाहिए अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है तो। ओके सो ये मेरी स्टोरी है कि मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं था तब 12 साल का। मैंने तब अपना फर्स्ट स्टॉक लिया था जो था ONGC का, मुझे अभी भी याद है। मैंने उसके 8 स्टॉक्स लिए थे एंड उसके बाद से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड उसके बाद मैंने जो ट्रेडिंग में सीखा तो वो ज़्यादातर मैं इंडिकेटर यूज़ करता आ रहा था बट इंडिकेटर्स मुझे आज आके पता चला है कि कोई काम नहीं करते हैं। तो बीच में मैं क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था इंडिकेटर्स के ऊपर। मैं कभी RSI लगाता था या मैकडी लगाता था या बॉलिंजर बैंड लगाता था एंड उसके हिसाब से ट्रेड करता था। तो मैं सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया था एंड वो मेरा खुद का लॉस नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट रहता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उसमें, मतलब फाइंड आउट करने का कि एक्चुअली में चार्ट में काम क्या करता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करे थे। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरा चार्ट बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल दिखता था एंड हर जगह इंडिकेटर होते थे। तो एटलीस्ट मैं 1-2 साल तक इंडिकेटर पर रिलाई करता रहा बट उसके बाद इंस्टेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि इंडिकेटर्स का क्या रहता है ना, वो जो भी तुम्हारा प्राइस की हिस्ट्री रहती है वो उसके ऊपर काम करता है। अब जैसे तुम्हें कोई लगता है कि ये वाला इंडिकेटर मुझे बता देगा बाय या सेल करना है। अब एक अपना वो लेते हैं एग्जांपल, मेरी स्क्रीन पर आ जाओ। ओके सो ये BTC का चार्ट है एंड इस पर मैंने RSI ऑन कर लिया है एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि RSI का क्या रहता है कि वो ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट बताता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इधर ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे इसके लाइंस के बीच में आ जाना चाहिए था। तो इसके हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। केवल जो ओवरबॉट का जोन है वो एक इधर है, ठीक है। तो उसके बाद में प्राइस क्या करना चाहिए था, गिरना चाहिए था। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे प्राइस ने इसके अंदर आ गया लाइन के, तुम यहाँ नोटिस करोगे एंड ये वो एरिया है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। बट उसके बाद प्राइस जब ऊपर गया तो ये भी वापस से ऊपर चला गया। मतलब कि भाई अगर इसने एक बार इंडिकेट कर दिया है कि प्राइस अब नीचे आना चाहिए तो ये वापस ऊपर क्यों गया, इसकी एक रीज़न होता है। तो ये उसका मेन रीज़न क्या होता है कि ये जो भी प्राइस करता है उसी के हिसाब से काम करता है एंड तुम लोगों को लगता रहता है हमेशा कि यार ये वाला इंडिकेटर सही में काम कर रहा है, तुम इसके हिसाब से ट्रेड लेने लगते हो। ये इंडिकेटर कभी भी चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स वाले इंडिकेटर भी यूज़ करे हैं। तो हर चीज़ भाई तुम्हें मैनुअली करनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाले इंडिकेटर में बताऊँ तुम्हें क्या करता है, कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा, ठीक है। अब वहाँ पर वो ऑर्डर ब्लॉक तो बना देंगे, प्राइस के साथ ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, लेकिन अगर उनका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है या फिर वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो वो हट जाता है वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं एंड तुम्हें कभी भी इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो है वो इंडिकेटर पर रिलाई करते रहते हैं, तो इस वाली वीडियो के बाद शायद तुम उनके ऊपर रिलाई नहीं करोगे क्योंकि मेन चीज़ जो है वो पहले तो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे एंड वो तुम्हें प्राइस की हिस्ट्री बताते हैं। जो भी प्राइस करता है उसकी पहले का बताते हैं या फिर बाद का बिल्कुल भी नहीं बता सकते वो। एंड अगर बता भी रहे हैं तो अगर बाद में प्राइस उनके हिसाब से अपोजिट मूव में जाएगा तो वो वहाँ से हट जाएगा जो भी उन्होंने इंडिकेट किया है। तो इसलिए तुम लोगों को बिल्कुल भी उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में मार्केट में काम क्या करता है एंड वो सब मैनुअली होने वाला है, उसके लिए कोई भी इंडिकेटर नहीं है क्योंकि वो सब लैगिंग इंडिकेटर होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्राइस पे एक्चुअली काम क्या करता है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वो बेसिक है मार्केट का। अगर वो तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसमें हायर हाई, हाई लोज या लोअर लो या लोअर हाई ये फॉर्म होते हैं एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो इनको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में यही सब होता है कि प्राइस एक्चुअली में मूव कैसे करता है एंड उसमें ही जो सेकंड नंबर पर चीज़ आती है वो होती है लिक्विडिटी, मेन चीज़। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसको जरूर जाके देख सकते हो। मैंने उसमें समझाया कि लिक्विडिटी तो ओके, तो लिक्विडिटी जो है वो फ्यूल होता है मार्केट का। अगर वो उसको ग्रैब नहीं करेगा तो प्राइस मूव नहीं कर सकता बिल्कुल भी। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सप्लाई एंड डिमांड या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स। एंड फोर्थ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है बट ये बहुत ज़्यादा ही काम करता है। मैं तुम्हें सच बताऊँ तो कोई भी चीज़ इतनी काम नहीं करेगी जितना ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। लोगों को लगता है कि भाई उनको ट्रेडिंग में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें बताऊँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करता है मार्केट में, या फिर सप्लाई एंड डिमांड। इसके अलावा मार्केट में शायद ही कुछ इतना अच्छे से काम करता होगा, और अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम उसको जाके एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एंड अब तुम्हें पता चल गया कि मार्केट में काम क्या करता है एंड तुम्हें किस चीज़ पर काम करना चाहिए। ओके, अब तुम्हें समझ आ गया कि चार्ट पे एक्चुअली में काम क्या करता है। ये सब चीज़ें मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स। एंड अब उसके बाद जब तुम ट्रेड ले लोगे तो उसके बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एंड अगर तुम फॉरेक्स करते हो तो फॉरेक्स में मेनली जो है न्यूयॉर्क ट्रेड करा करो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी, बट स्टिल न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मूव आता है तो तुम न्यूयॉर्क ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो मैं अगर एक और चीज़ बता दूं कि अगर तुम इंडिकेटर यूज़ करना है तो मेन चीज़ तुम उसके लिए कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बस और किसी चीज़ के लिए नहीं। क्योंकि देखो, तुम उसके हिसाब से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। बट स्टिल अगर तुम इंडिकेटर यूज़ करते ही हो तो तुम उसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एज अ कंफर्मेशन कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तो अगर तुम ये मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी या सपोर्ट ये सब यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ एक इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी ले लिया करो, जो भी तुम इंडिकेटर यूज़ करते हो। तो इसके साथ और ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगी तुम्हारी ट्रेड के सेटअप में। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर 8.5K से लोग ज़्यादा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वो मेरा एक्चुअली में पुराना डिस्कॉर्ड सर्वर है, बट स्टिल तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैं ऑलरेडी ट्रेड्स के फ्री सेटअप भेजता रहता हूँ, एंड अपना जो भी मुझे फ्री ट्रेड मिलती है, स्विंग ट्रेड जो भी होती है, मैं उसमें ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूँ। तुम उसमें जाके हिस्ट्री भी देख सकते हो। ओके सो गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर।